दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इसमें मेरी क्लास नंबर 5 चल रही है। इसमें मैं आज आपको उदारवादियों का योगदान के बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस दूंगा। ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ा सा डिटेल में जाके, ताकि आपका पीटी प्लस मेंस ओरिएंटेड जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा उसमें फ़ायदा हो सके। और बाकी ये चैनल आप अरोड़ा आईएएस पे देख रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अरोड़ा आईएएस हिंदी को आप सर्च करें टेलीग्राम पे, या फिर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। बैकग्राउंड पे बात करते हैं। अभी तक दोस्तों ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हमने 4 लेक्चर्स में अभी तक हमने कांग्रेस की स्थापना से लेके कुछ हम अभी उदारवादियों तक जो है अगर हम बात करें तो हम चल रहे हैं। तो उदारवादियों की अगर हम बात करें, उदारवादियों का योगदान काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। हालांकि अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें, देखिए अगर सीधे सीधा बोले तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि उदारवादी जो हमारे थे तो उनके वही योगदान के बारे में बताइए, ठीक है, हम मानते हैं, ये आपको हर एक किताब में मिल जाएगा। लेकिन उदारवादियों द्वारा प्रयास भी कुछ किए गए थे। देखिएगा, योगदान अलग है, प्रयास अलग है। तो यहाँ मैं आपको अभी प्रयास कराऊंगा, योगदान नहीं। योगदान इसी के बाद होगा, क्योंकि देखिए योगदान तो यह है कि ठीक है भाई, उदारवादी खत्म हो गए, फिर उसके बाद योगदान क्या था वो एक चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने ऐसे कौन से प्रयास किए, आखिर उसकी भी एक लिस्ट अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को एनालाइज करें, जिसमें आपकी बीएल ग्रोवर हो गई, ठीक है, बीएल ग्रोवर हो गई, साथ में अगर हम बात करें दीनानाथ चौहान की किताब हो गई, इग्नू के नोट्स हो गए, तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ों का प्रयास भी आपको जो है देखने को मिलेगा। तो उसी से ही सम अप करके हमने इस सीरीज़ को बना रहे हैं, ताकि आपको एक डिटेल एनालिसिस मिल सके, ताकि अगर हिस्ट्री से कहीं से भी, चाहे पीटी ओरिएंटेड चाहे मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आए, तो चांसेस यही होना चाहिए कि आपके 99.9% क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। क्योंकि पॉइंट वन तो देखो हम भी नहीं ले सकते ना, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। खैर, तो चलिए फिर देखिए, सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु उदारवादियों के क्या प्रयास थे। क्वेश्चन यहाँ से मेंस ओरिएंटेड बन सकता है कि 1890 और 1800, लाइक आप बोल सकते हैं कि 1890 से लेकर 1900 के बीच में समान मतलब उदारवादियों के क्या क्या प्रयास थे, उसके बारे में जो है विवेचना कीजिए। तो इसमें कुछ निम्न प्रयास किए इन्होंने। पहला, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की तो मांग करी गई। क्यों क्यों करी गई, इसके पीछे एक रीज़न था। देखो, इसके पीछे रीज़न ये था कि अगर मान लो अंग्रेज की सैलरी और भारत की सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम आज भी बात करें तो इंग्लैंड में अप्रॉक्स अगर बात करें तो कम से कम 2K पाउंड्स मिनिमम बेसिक सैलरी होगी, और 1 पाउंड दोस्तों आज के समय 100 रुपये का है। यानी कि अगर हम बात करें तो 2 लाख रुपये सैलरी होगी, अगर मैं आज के सिनेरियो से बात करूं तो। इसी के जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 15K के आसपास एक बेसिक सैलरी है। मैं किसान की सैलरी नहीं, एक बेसिक सैलरी जो काम करने वाला, जैसे दिल्ली की बात करें तो 500 रुपीज़ मिनिमम कर रखा है, तो 15K हो गया। अब देखो, 15K और 2 लाख फ़र्क है नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जितना ये 10 महीने में लेगा, जितना ये पूरे साल लेगा, उतना ये 1 महीने में सैलरी लेगा। तो जिसके कारण ये जो अंग्रेज होते थे और ये पैसा, कुछ ही पैसा खर्च करते थे मतलब कि इंडिया के अंदर, फिर तो उसके बाद सारा पैसा इंग्लैंड ही भेज देते थे। तो जिससे एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, धन निकलने का सिद्धांत भी निकला कि भाई हमारे देश से जो धन जा रहा है वो बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आधार था वो कहीं ना कहीं आर्थिक था। अभी ये जो सैलरी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आर्थिक ही तो हुआ ना, पॉलिटिकल तो है नहीं ये बात, तो कहीं ना कहीं आर्थिक ही है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि विभिन्न प्रशासकीय पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश भर में आर्थिक बोझ काफ़ी ज़्यादा जो है पड़ता था, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी हो जाती। क्यों? उनको सैलरी कम मिलती, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब अंग्रेजों के मुकाबले कम था, और खर्चे भी कम होते, चीज़ें भी सस्ती हैं, तो उसके कारण यहाँ पे आर्थिक बोझ में कमी होती। फिर साथ ही अंग्रेज अधिकारियों व कर्मचारियों को जो वेतन मिलते थे उसका काफ़ी हिस्सा वो इंग्लैंड भेज देते थे, और भारतीय धन का जो यहाँ पे निकास यहाँ पे हमें जो है देखने को मिला था। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर भी ये गलत था, क्योंकि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। क्योंकि एक अंग्रेज को सैलरी प्रशासनिक पदों पे, सेम पद पे हैं अगर, तो उनको सैलरी लाइक भारतीयों को बहुत कम दी जाती थी, और वहीं अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। फिर इन्होंने, इनके प्रयास में, उदारवादी के प्रयास में हमें यह भी देखने को मिला कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से भी पृथक्करण किया जाए। यानी कि पहले ये होता था कि कार्यपालिका ही न्यायपालिका के रूप में जो है काम करती थी, देखा जाए तो। जैसे कि आपने देखा होगा, इल्बिट बिल आया था तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। वो उसको हम जब
आधुनिक भारत में पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। तो इसी के जैसे न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो है प्रतिकरण भी जो है यहाँ पे होना चाहिए था। फिर पक्षपातपूर्ण व भ्रष्ट नौकरशाही, जिस तरह से अंग्रेज जो थे घूस ले रहे थे, सारी चीज़ें ले, आज तो वो इथिकली बात करते हैं, देख रहे हो, आज के दौर में इथिकली बात करते हैं, लेकिन उस समय भ्रष्ट नौकरशाही और लंबी और खर्चीली न्याय प्रणाली की भर्त्सना भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी। इनके प्रयासों के अंदर ये भी एक चीज़ जो थी वो शामिल थी। और ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की भी आलोचना की, जिस तरह इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, उस समय की बात है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा आक्रामक विदेश नीति की भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आलोचना करी कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, आप भारतीय लोगों को अफगानिस्तान की लड़ाई में घुसा रहे हो, उससे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। तो जिसके कारण इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात करें तो आलोचना हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। फिर बर्मा का अधिकरण भी किया गया, यानी म्यांमार का, अफगानिस्तान पर भी आक्रमण किया गया। उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का भी कड़ा विरोध इन्होंने बेसिकली, अगर बात करें, उदारवादियों ने जो है यहाँ पे करने का प्रयास किया था। फिर विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि में भी ज़्यादा व्यय की मांग करी, क्योंकि उस समय अगर बात करें स्वास्थ्य कार्य जो प्रणाली थी उसमें ज़्यादा व्यय नहीं हो रहा था। सॉरी फ्रेंड्स। तो जिसके कारण इस पे भी इन्होंने ज़्यादा व्यय की जो है मांग करी। साथ में तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा व्यय पर जोर दिया, कृषि पर जोर दिया, सिंचाई मतलब जो सिंचाई की जो व्यवस्था उस पर भी विस्तार करने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय हमारी भारतीय कृषि करीब मोर देन 90% से मोर देन हमारी जो मानसून पर ही आधारित थी। जिस समय अगर मानसून अच्छा हो जाता था तो फसल अच्छी हो जाती थी, अगर मानसून अच्छा नहीं होता था तो फिर लगान वाली मूवी आप लोगों ने देखी तो उस तरह की फिर दिक्कतें हमें देखने को मिलती थी। और कृषकों हेतु कृषि बैंकों की भी स्थापना की का जो है इन्होंने, अगर बात करें तो, प्रयास किया था। फिर भारत के बाहर अन्य विदेशी ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग करी और इनके साथ हो रहे अत्याचार और प्रजातीय उत्पीड़न को भी रोकने की अपील करी। तो ये कुछ उदारवादियों द्वारा दोस्तों प्रयास थे जो इन्होंने प्रयास किए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनमें से कोई भी 10 पॉइंट आप लिख के आप अपना पढ़ना झाड़ सकते हो। 8-10 पॉइंट 8 पॉइंट लिखेंगे तो यू विल गेट द मार्क्स, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट पे मिलते हैं, फालतू की हवाबाजी में आपको जो है मार्क्स नहीं मिलते। अब आते हैं आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों का मतलब उदारवादियों का योगदान क्या क्या रहा। पहली बात, ब्रिटिश साम्राज्य की इन्होंने आर्थिक आलोचना करी, जिसके अंदर दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दिनसा वाचा, इन्होंने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। निकास सिद्धांत मतलब जो सेम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भारत का पैसा इंग्लैंड जब जाने लग गया तो उसको निकास सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, और इससे हमारा देश जो है उस समय जो एक सोने की चिड़िया था बहुत ज़्यादा गरीब होने की कगार पे जो है देखने को मिला। फिर सभी उदारवादियों ने एक सर में सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए 2 प्रमुख उपाय भी इन्होंने सुझाए थे उस समय, कि पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास और संरक्षण हो, जो नहीं हो सका क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योगों का तेजी से मतलब विकास हो, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति के बाद, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद, क्योंकि ज़्यादातर जो उद्योग थे वो इंग्लैंड में ही लगे हुए थे, तो उन्होंने भारत को सिर्फ एक कच्चा माल की तरह ही इस्तेमाल किया। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो टमाटर है भारत में, मान लो उसमें अगर 1 रुपये किलो बिक रहा हो, मान लो जैसे चीज़ें बोल रहे हैं, वो इंग्लैंड जाके मान लो टमाटर 1.5 रुपये का हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने इसे टमाटर से केचप बना दिए, जैसा आज आप देखते होंगे। फिर उसी केचप को 100 रुपये किलो बेचने लग गए इंडिया में आके। तो कहने का मतलब है उस टमाटर से केचप को बनाने में 10 रुपये लगते मैक्सिमम, लेकिन इंग्लैंड से आते थे 100 रुपये का बेचते थे। समझ रहे मेरी बात को? तो जिससे अगर बात करें, इन्होंने सिर्फ भारत को कच्चा माल तक ही जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने रखा था, ठीक है। फिर दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। अब देखो, स्वदेशी उद्योगों का प्रयोग करने के लिए आज जैसे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मतलब स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं कि हमें चाइना को बाइकआउट करना चाहिए स्वदेशी वस्तु, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे इसी उदारवादियों के आंदोलन से ही, योगदान से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ नया करने लेके आ गए हैं, नहीं, वो भी वही कर रहे हैं जो हमारे उदारवादियों का जो मतलब उदारवादियों ने किया था, वही चीज़ रिपीटेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जैसे विदेशी वस्तुओं में आज के समय अगर हम बात करें तो चाइना की वस्तुओं का जो है बहिष्कार करने के लिए बोला, और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हमें एक दिवाली भी जो है देखने को मिल रही है कि दिवाली जिस तरह से हुई थी उसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और चाइना प्रोडक्ट का जो है बहिष्कार जो है किया। फिर इसके अतिरिक्त उन्होंने
भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, क्योंकि उस समय दोस्तों नमक पे भी जो बेसिकली बात करें तो कर लगाया जाता था, और बगान श्रमिकों की दशा सुधारने और सैन्य खर्च में कटौती करने की भी जो है मांग करी गई थी। तो ये कुछ इन्होंने अगर बात करें तो प्रमुख 2 उपाय भी सजाए, साथ में कुछ तरह की चीज़ों को इन्होंने जो है मांग भी करी। तो अगर ओवरऑल अगर चीज़ों को देखें तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ किया तथा इसे संगठित किया, ये सबसे बड़ा था। क्योंकि उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो उसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि उस समय जो है इन्होंने संगठित किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर 1885 में अगर कांग्रेस अगर अधिवेशन नहीं होता तो हो सकता है हमें आज़ादी बहुत ज़्यादा लेट मिलती। तो जिसके कारण इन्होंने उदारवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ करना, साथ में जो संगठित करना, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों योगदान हमें जो है देखने को मिलता है। फिर उपनिवेश शासक की आर्थिक शोषण की नीतियों की इन्होंने निंदा भी करी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिए कि धन निकासी का सिद्धांत भी निकाला, फिर इस चीज़ को देखा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आर्थिक शोषण की इन्होंने बेसिकली जो है निंदा भी करी थी। फिर धन का निकासन सिद्धांत को लोकप्रिय किया और इससे अंग्रेजों का आर्थिक शोषणकारी चेहरा को भी उजागर किया कि अंग्रेज हमारी भलाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे भारत में रह रहे हैं, हमारे भारत का खून चूस रहे हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने एक शोषणकारी जो चेहरा था उसको जो है बेसिकली अगर बात करें तो वो लेके भी आए। फिर इसलिए इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवाद का दौर भी जो है इसको हम कहते हैं। फिर इनके कारण अंग्रेजों को भारत में कई सुधार भी जो करने पड़े। जिस तरह से इन्होंने सुधार में देखें तो 1852 का भारत परिषद अधिनियम लेके आए, जिसमें इन्होंने भारतीयों की संख्या को भी बढ़ाया। अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, यानी कि जब केंद्र में बजट पे आता था तो उसमें अब बजट पे जो है बेसिकली जो है बहस करने का थोड़ा सा इनको मतलब कि अधिकार दिया गया। हालांकि पूरक प्रश्न पे ये नहीं दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बजट पे इनको बहस करने का अधिकार भी दिया गया। साथ में 1896 के अंदर व्यय सुधार आयोग, जो वेल्बी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी लेके इन्होंने काफ़ी कड़ी मतलब कि अगर बात करें तो इन्होंने मतलब कि मतलब कि एक तरह से बोलें तो सुधार मतलब सुझाए कि भाई ऐसे जो है मतलब कि हमें जो है अगर बात करें तो सुधार जो है करने चाहिए। और साथ में सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान भी जो है यहाँ पे चलाना, ये सारी गतिविधियाँ भी जो हमें अगर बोलें तो हमें जो है देखने को मिली। और साथ में भारतीयों के दीवानी अधिकारों की यहाँ पे रक्षा भी करना, ये भी सब इन्होंने अगर बात करें तो योगदान जो हमें देखने को मिला। और राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिंदूवादी संगठन या फिर मुस्लिमवादी संगठन हो, नहीं, इसको धर्मनिरपेक्ष के ऊपर रखा ताकि धर्म मतलब कि जहाँ पे धर्म को बिल्कुल मिनिमाइज किया, जिसमें धर्म का कोई मतलब कि एक तरह से स्थान ना देना। ये बहुत बड़ी एक तरह से अगर बात करें नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान में गिनी जाती है। जिस तरह से आज हमारा देश एक सेकुलर है और सेकुलर के पक्ष पे आगे निर्भर है, तो उसी की जैसे उस समय का योगदान आज के भली भांति कहीं ना कहीं हमें जो है देखने को मिलता है। फिर ब्रिटिश सरकार, अब देखो उस समय हमने अभी तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में उदारवाद को समझा, उदारवाद के योगदान को समझा। अब उस समय थोड़ा ब्रिटिश सरकार का रुख को भी जो हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट। इसमें हमें ये पता चला कि कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए तो सहयोगात्मक रुख बना रहा, यानी कि ये सहयोगात्मक आप बोल सकते हो करीब 5 साल तक ही बना रहा। उसके बाद उदारवादियों को विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आने लगी और जो ये भली बातें थी 1990 में हमें जो देखने को मिल गई थी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया, क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने जो है अंग्रेजों का जो उनका खुला चेहरा जो सामने आ गया था कि भाई ये भला भला नहीं करने वाले, ये लोग सिर्फ हमारा खून चूसने वाले हैं। कुछ तरह की फिलॉसफी जो हमें देखने को मिली थी। और इस काल में अंग्रेजों ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी, फलता दोनों में आपसी संबंध और ज़्यादा यहाँ पे जो है खराब होने लग गए। और वहीं पे उसके पास मतलब कांग्रेस विरोधी रुख अपनाया गया। सरकार ने कांग्रेस के प्रति मतलब काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोलें तो विरोधी रुख काफ़ी ज़्यादा अपना लिया। और वहीं वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोही, ब्राह्मण और देशद्रोही, विप्लवकारी जैसे उपमाएं भी देने लग गए। यानी कि देखो स्टार्टिंग में तो चीज़ें ठीक थी, यानी 1885 के बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच में चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में मांगे और ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी कि नहीं हमें ये भी चीज़ मिलनी चाहिए, हमें वो भी चीज़ मिलनी चाहिए, तो जिसके फिर बाद में अंग्रेजी मतलब गवर्नर द्वारा अगर बात करें तो कुछ ना किए जाना, वारसाई द्वारा कुछ ना किए जाना, तो जिससे फिर कहीं ना कहीं हम जैसे भारतीय लोगों को ये महसूस होने लग गया था कि भाई ये सिर्फ यहाँ शासन करना चाहते हैं, ये चीज़ें व्यवस्थाओं को जो है चेंज नहीं करना चाहते हैं।
तो जिसके कारण फिर धीरे धीरे इनका रूप जो दिखने लग गया और फिर साथ में ब्रिटिश सरकार ने इनकी जो है आलोचना करनी जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दी थी कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण है, ये है ब्राह्मण देके, ताकि तुष्टीकरण और एक तरह से संप्रदायवाद की नीति को ये अपना सकें। फिर इवन लॉर्ड डफरिन ने तो कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही की संस्था भी जो है मतलब बेसिकली जो है कहकर पुकार दिया था। और बाद में अगर बात करें, सरकार ने फिर फूट डालो राज करो की नीति को यहाँ पे अपना लिया कि भाई समाज के अंदर अब फूट डालो, भड़काओ एक दूसरे के प्रति, और कहीं ना कहीं उसको नीति का जो है इन्होंने ले भी लिया था। फिर इसके बाद दोस्तों ये हुआ कि सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों यथा सर सैयद अहमद खान, जो बेसिकली पहले कांग्रेस के पक्ष में थे, फिर उसके कांग्रेस के अगेंस्ट चले गए, फिर उन्होंने बनारस नरेश राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रम की आलोचना करने के लिए उकसाया तथा कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यानी कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना में मदद भी करी। कि इन्होंने बेसिकली स्थापना जब करी थी ये अहमद खान सर ने और साथ में शिव प्रसाद ने, तो उसमें अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा मदद करी। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं मतलब कि एक तरह से काट के रूप में जो है अंग्रेज जो है इसको देख रहे थे। फिर सरकार ने संप्रदाय विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया तथा उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भी भड़काया। बेसिकली उग्रवाद का जन्म कहीं ना कहीं अगर बात करें अंग्रेजों की ही देन थी। क्यों? ये इसकी भड़का रहे थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम कुछ करो, बम की नीति लो, फिर हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, फिर हम तुम्हें फांसी देंगे। तो ये सब चीज़ें अगर बात करें तो हमें देखने को मिल रही थी, किंतु अपने प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी। फिर इसी के दौरान दोस्तों हमें कुछ ये भी देखने को मिला कि व्यवस्था मतलब जो हमारी एक तरह से छोटी सी पार्लियामेंट होती है उसमें योगदान और साथ में संवैधानिक सुधार क्या क्या हुए, इसको भी एक नज़र में फटाफट देख लेते हैं। हमें ये पता चला कि देखो 1920 तक तो व्यवस्था पालिकाओं में अगर दे लें तो कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार हमें जो नहीं मिले थे, लेकिन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ही इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे। साथ में इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का जो है विस्तार किया गया था, यानी कि इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों को 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था करी। यानी कि देखो गवर्नर मतलब टॉप पे गवर्नर जनरल बैठा है, उसके नीचे सदस्य होते थे, ध्यान समझना। तो उसमें फिर पहले 6 सदस्य थे, अब उसको बढ़ाकर जो है 12 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था यहाँ पे जो है कर दी गई थी। और केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या एक अल्पमत में रखी थी। यानी कि सदस्य तो बढ़ाए गए, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 हैं तो भाई मान लो 2 इंडियन रख दिए, 10 ब्रिटिश रख दिए। तो जिसके कारण इन्होंने जो है सदस्यों की संख्या जो है बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पे जो है कम रखी गई थी। फिर 1862 से लेकर 1892 तक 30 साल के अवधि में सिर्फ 45 ही भारतीय इस परिषद के सदस्य बन सके, और वो भी जो थे वो मात्र ये ऐसे थे कि वो अंग्रेजों की एक तरह से अंग्रेजों की ही कठपुतली के थे कि अंग्रेज जो बोलेंगे वो वही करेंगे। तो एक तरह से बात करें 1892 तक तो मतलब भारतीय में ठीक है सदस्य बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कठपुतली के ही शिकार जो है देखने को हमें मिल रहे थे। इसलिए नाम मात्र के ही सदस्य जो है देखा जाए तो देखने को हमें मिल रहे थे, जिसमें इसमें सैयद अहमद खां थे, फिर किस्टो दास पाल थे, फिर आपके मंडलिक थे, KL नुलकर थे, राजबिहारी घोष प्रमुख थे। तो ये जो नाम है दोस्तों, ये नाम आपने फैक्ट्स के थ्रू आपने हमेशा याद रखने हैं कि हो सकता है यहाँ से भी जो है फैक्ट्स का लेके मतलब चीज़ों को आ सके। फिर इस प्रकार 1861 के तहत ब्रिटिश सरकार में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट है, इसको आपने बहुत ज़्यादा संभाल के जो चीज़ों को मतलब संभाल के जो चीज़ों को रखना है। तो दोस्तों ये था कुल मिला के अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक ओवरऑल अगर हम बोलें तो हमारा एक तरह से ओवरऑल उदारवादी का योगदान क्या क्रिटिकल एस्पेक्ट्स था, क्या इनके प्रयास थे और साथ में इनके क्या क्या योगदान थे, हमने उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करी। नेक्स्ट अब उग्रवाद की तरफ चलेंगे, फिर उनको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और धीरे धीरे इस सीरीज़ को समापन की तरफ लेके जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।